अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को आवाज आ रही है? हो गई जी। वालेकुम सलाम। यार तिलावत हो जाए ताजदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जानी तुम तीनों आगे आ जाओ यार, नजर नहीं आ रहे तुम लोग। अच्छा, ऑनलाइन वालों आपको स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से बता दो। बल्कि अब चली गई होगी, अब आ रही होगी। स्क्रीन विजिबल है? ओके जी। अच्छा भाई, IS8 हल्का सा रिकैप दे दूं मैं आपको और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, IS8 में आपको पता है कि भाई तीन चीजें आती हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आता है, एरर आता है और चेंज इन एस्टीमेट आता है। पहले तो मुझे ये बता दो कि अगर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करूंगा तो उसके इम्पैक्ट अकाउंट फॉर भी करने और डिस्क्लोज भी करने, ऐसा ही है? तो एक एक करके पूछता हूं, तो आप बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने अपना डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस किया, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो आप बताएं कि अगर मैं अपना मेथड ऑल टुगेदर स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर रहा हूं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या एस्टीमेट है? एस्टीमेट। व्हाई? चॉइस इज अ पॉलिसी। नहीं, एस्टीमेट हम ये कहते हैं कि मेरे अंदाजे से उसके बेनिफिट्स हर साल क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। दिस इज एस्टीमेट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे फीफो पे रखना है या वेटेड एवरेज पे इन्वेंट्री को रखना है, ये क्या है? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगी। अच्छा, वो कहता ही है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं तो आपने उसके इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव दिखाने होते हैं कि एज इफ ये पॉलिसी शुरू से ही एग्जिस्ट करती थी। ऐसा ही है? अच्छा भाई, फिर वो कहता ये है कि चाहे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो या चेंज इन एस्टीमेट हो, आपने डिस्क्लोजर तो देना है। और चेंज इन एस्टीमेट के अंदर इम्पैक्ट जो होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाते, प्रोस्पेक्टिव जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस साल हुआ उस साल और उसके आगे आने वाले साल, हमने ये देख लिया था। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि भाई जब एरर होगा तो आपने उसके अंदर बनानी होती है 3 कॉलम बैलेंस शीट। यानी आप बनाते हैं सबसे पहले एरर का नोट। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि एरर के नोट के अंदर आप यहां पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर, कि वो एरर किस नौयत का था। क्या ये बैलेंस शीट में आता है या नोट्स में आता है? ये नोट्स में आता है। नोट्स में आप बताते हैं जिस भी रंग और नस्ल का एरर हो, आपने अंग्रेजी अपने दिमाग से नहीं लिखनी, वो सवाल में गिवन होगी। एग्जाम्पल, सर एक अमाउंट थी पीपी में जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, वो कैपिटलाइज नहीं हुई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो कैपिटलाइज नहीं हुई तो क्या मैं कह सकता हूं उसका कैपिटलाइज ना होना इज एन एरर? तो अब इसके इम्पैक्ट सोचो। इसके इम्पैक्ट ये सोचो कि जब से ये गलती हुई है तब से इसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा। तो उसके लिए हल ये होता है कि भाई आप ये देखें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कैरिंग अमाउंट है वो अगर सही हो जाता तो हर साल में क्या होती, वो अगर सही हो जाता तो हर साल में क्या होती। और आप फिर देखते हैं कि आपका रिटेन अर्निंग का, फिर आप ये देखते हैं कि जो आपका रिटेन अर्निंग्स का इम्पैक्ट है वो क्या होता। यानी आप खुद सोचें कि अगर एक अमाउंट 2019 में अगर कहूं कैपिटलाइज नहीं हुई, तो 2019 में उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं बुक हुआ होगा, 20 में भी नहीं हुआ होगा, 21 में भी नहीं हुआ होगा। तो आप ये बताते हैं कि अगर ये एरर सही हो जाता तो उस रिस्पेक्टिव ईयर में मेरे पीपी की अमाउंट क्या होती और मेरे रिटेन अर्निंग की अमाउंट क्या होती। आज जो मैं सवाल लेके आया हूं उसके अंदर हमने किया ये, बात समझिएगा, उसके अंदर हमने किया ये है कि भाई आप एक, आपको बोरिंग कॉस्ट तो पता ही होगा ना, IS23। उसने किया ये सवाल में कि भाई हमने एक लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहां पे लिख लेते हैं सिनेरियो। अच्छा भाई, लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ
बिल्डिंग। अच्छा मैंने ये कहा कि भाई ये मैंने स्पेसिफिक लोन लिया, कौन सा लोन लिया जानी, स्पेसिफिक लोन। अच्छा आपको ये पता है कि स्पेसिफिक लोन पे आने वाली जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी, वो क्या होगी जी, कैपिटलाइज होगी। अच्छा बट इरोनियसली एक्सपेंस आउट हो गई। यानी इस वाले सवाल में एग्जामिनर चाहे तो IAS 23 के साथ IAS 8 भी आराम से टेस्ट कर सकता है, जो मैं सवाल बना के लाया। बात सुनिएगा समझिएगा, इससे मैं जिससे इंपैक्ट पूछूंगा वो बताएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप खुद कर पाए। मैंने कहा लेट से मैं हूं 2019 में, सिर्फ अजम्पशन ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट जो एक्सपेंस हुआ है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो चुका है वो हो चुका है कोई अज्यूम करें 60,000 रुपए का। क्या मैं कह सकता हूं ये 60,000 रुपए की जो अमाउंट है ये कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, ये क्या होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2019 में जो मेरा रिटेन अर्निंग है वो 60,000 रुपए से कम है। ये बात नहीं समझ आई। मैं कह रहा हूं मेरा रिटेन अर्निंग 2019 का 60,000 रुपए से कम है, क्योंकि ये होना चाहिए था कैपिटलाइज, जबकि हुआ नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा फिर एक बात, पर मुझे एक बात ये समझ आती है, आपने ये देखना होता है एक्सपेंस बुक, यानी एक्सपेंस बुक कितना हुआ। पहली चीज तो ये भाई हम कह रहे हैं जो एक्सपेंस बुक हुआ है वो 60,000 रुपए का हुआ है, और मैं कह रहा हूं टू बी बुक, इसको समझते हैं डेप्रिसिएशन। अगर ये एसेट इसी साल में कंप्लीट हो गया होता तो यही 60,000 रुपए कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट भी होता। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई अक्टूबर में कंप्लीट हुआ था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने कहा बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1,500 का एक्सपेंस होना चाहिए था। अच्छा अब ऑल टुगेदर अगर मैं आपसे ये बात कहूं तो सर मेरा रिटेन अर्निंग कितने से कम हुआ हुआ है, तो हमने कहा इतने से मैं इंक्रीज कर दूंगा। यहां तक कोई मसला। अच्छा भाई फिर आप आ गए 2020 में, आपने कहा 2020 में कोई एक्सपेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो वन टाइम हो चुका। अच्छा बट आपने इस 60,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन बुक करना था 6,000 रुपए का, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे ऑल टुगेदर 6,000 रुपए से अपनी रिटेन अर्निंग को कम करना होगा, एक साल की है ये। पर आज तक की देखूं तो 52,500। आप खुद सोचें अगर आप 2020 पे आके खड़े हुए हैं तो आप ये देखें 2020 तक 60,000 रुपए का ही एक्सपेंस हुआ हुआ है, क्योंकि उसने वो वन टाइम किया था ना। पर क्या मैं कह सकता हूं 2020 तक अगर हम होते तो हमें एक्सपेंस बुक करना चाहिए था टेक्निकली सिर्फ कितने का, 7,500 का। तो 60,000 वर्सेस 7,500 कितना ज्यादा एक्सपेंस हुआ हुआ है, 52,500। तो यहाँ पे इतने से एडजस्टमेंट होगी। आपने फॉर द ईयर और एज एट साथ साथ चलाना है ताकि आपके डिस्क्लोजर के इम्पैक्ट आराम से आ सके। बात क्लियर है। इसी चीज को बेस बना के एक सवाल करते हैं, उसमें एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले आप बनाते हैं एरर नोट, सही है जी। उसके बाद बनाते हैं उसी के अंदर इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। उसके बाद आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का नोट, अगर कोई डिविडेंड वगैरह तो वो भी आप ख्याल रखते हैं उसका। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद आप बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट गलत वाली बनाएंगे, सही वाली, सही वाली जिसपे आप रीस्टेटेड लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा भाई मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैं भेज भी देता हूँ ग्रुप के ऊपर, एक मिनट दीजिएगा। हाँ ये तुम लोगों को विजिबल तो आई थिंक नहीं होगा,
मैं तुम लोगों को ये भेज देता हूँ। चेक करो, आ गया? आ गया जी ऑनलाइन का तो सवाल ही है। ओके जी, बेहतरीन है। तो अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है इसको। 15 नंबर। पहले तो ये एरर आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको IS-23 आता है। बिल्कुल, पहले तो ये है कि आप एरर निकालें सही वाला, फिर इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉफिट की अमाउंट ना ये कर लेना, 474 और 616। सही है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा दिया, उसमें लिंक गलत लगा हुआ था, 474 और 616। सही है। हाँ भाई, जो उसने लोन लिया है वो 1 जनवरी को लिया है। अच्छा, अब हमने कहा कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। भाई मैंने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पूरा हुआ होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया भाई ये है टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये तो टोटलिटी में आ गई बात। पर अगर हम देखें इस पूरी कहानी के अंदर मेरी कैपिटलाइजेशन शुरू कब से हुई है, तो कह रहा है सर वो 1 मार्च से, यानी आउटसोर्स हुआ था और 1 मार्च को ही मैंने पहली पेमेंट भी की है, यानी एक तो आउटसोर्स भी किया और एक्सपेंडिचर इंकर भी हो गया। हमने ये सीखा है कि एक्सपेंडिचर इंकर होना शुरू हो जाए तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू
हो जाती है। तो हमने कहा भाई 1 मार्च से लेके ये कंप्लीट हुआ है 1 दिसंबर को, तो सर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सर 9 मंथ्स। वेरी गुड, 9 मंथ्स हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, उसमें से भी एक इंटरप्शन पीरियड है, तो कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो सर हमने ये कहा कि हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो हमने कहा इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। पर सर ये जो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन वाला मैंने निकाला है ना, ये स्पेसिफिक बोरोइंग पे ऐसा ही है। देखो स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब क्या है, आपने बैंक से पैसे लिए, हमने तो सीखा आसानी के लिए, मैंने सबसे पहले आपको ये सिखाया था बोरोइंग कॉस्ट में कि आपने सबसे पहले स्पेसिफिक की वर्किंग करनी है। आपने बोला कि मैं बैंक से इतने पैसे लिए, सलन पूरे साल का इंटरेस्ट ये था, जिसमें से कैपिटलाइज इतना हो गया। इसकी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री बताता हूं कि बननी क्या चाहिए। हमने सिंपल इसमें ये करना चाहिए, CWIP डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश स्लैश इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। CWIP मेरा इतने से आ जाएगा, CWIP स्लैश बिल्डिंग, हमने ये कैपिटलाइज किया ना भाई, और हमारे पास कुल मिला के जो बैंक को इंटरेस्ट जाएगा वो कितना जाएगा जी। देखो एक बात याद रखना, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी मांग सकता है, तो आपको एंट्री पे ग्रिप होनी चाहिए। देखो बैंक इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट क्या अपनी अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं। बैंक बोलेगा मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए वो 60,000 रुपए का चाहिए, तो हमने कहा बैंक आपके लिए इंटरेस्ट 60,000 रुपए का है, जिसमें से 40 मैंने कैपिटलाइज किया, 20 मैंने क्या किया, एक्सपेंस आउट। एक्सपेंस आउट सही है जी, ये तो कहानी हो गई स्पेसिफिक बोरोइंग की। अब हम किसकी बात करेंगे, जनरल की। पर आपको एक चीज भी याद होनी चाहिए कि हम जनरल बोरिंग पे जाते तब है जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब तो यहां पे मैं वर्किंग कर लेता हूं जनरल बोरिंग की, और सर हम इसको स्टार्ट करते हैं सरप्लस से, हमने अपनी आसानी के लिए किया हुआ है। अच्छा लोन ऑब्टेन कब किया आपने, ऐसा ही है भाई, लोन ऑब्टेन किया आपने जनवरी 1 2019 पे। सर आपने कहा मैंने 6 लाख रुपए का लोन ऑब्टेन किया था, पहली पेमेंट कब हुई, लेस फर्स्ट पेमेंट, हमने कहा भाई March 1 2019। कितने की है वो, सर वो 2 लाख रुपए की पेमेंट हमने यहां से माइनस कर दी। ये क्यों नहीं उठाया भाई इसने, अच्छा रुपीज में लिखा हुआ उसने, लिख लेते हैं 2 लाख रुपए, सही है जी। अच्छा भाई हमने कहा ये आ गया हमारा बैलेंस। पर मुझे एक बात बताएं, जब तक ये 2 लाख रुपए जेब से गए नहीं तब तक भी तो इनकम कमाई होगी। पर सर मेरा कहना यह है कि वो इनकम तो होगी बट वो PNL में ही जानी चाहिए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। तो मैंने कहा सर सरप्लस फंड्स कितने पे इन्वेस्ट होते हैं, 4% पे। तो सर जनवरी और फरवरी कितने महीने, 2 महीने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये वर्किंग सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि अगर उसने आपसे पूरे PNL के एक्सट्रैक्ट्स पूछे तो वो भी आपके ध्यान में हो। तो ये सवाल बनाने का मसला ये था कि भाई आपकी बोरिंग कॉस्ट भी हल्की फुल्की रिवाइज हो जाए जी। कौन सी, ये वाली अभी नहीं होगी ना। देखो एक एक रूल है, जब बोरिंग कॉस्ट मेरी कैपिटलाइज होना शुरू होती है ना, वही वो टाइम होता है जब मेरी सरप्लस पे आने वाली इनकम उसको नेट कर रही होती है। तो इससे पहले आप देखो इसमें एसेट पे काम कब से शुरू हुआ है, 1 मार्च को। तो उससे पहले की जब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही तो उसके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट इनकम है इसके बाद वाली होगी, सही है। अच्छा भाई हमने ये कहा कि 6 लाख रुपए पे 4% इंटू 2/12, ऐसा ही है भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया ये 2 मंथ्स इनकम है, ये कहां चली जाएगी, PNL में। जस्ट टू हैव अ ग्रिप ऑन के भाई अकाउंटिंग कैसे चल रही होगी। अच्छा भाई हमने ये कहा कि सर पहली पेमेंट हो गई, अब मुझे बताते हैं दूसरी रीपेमेंट कब हुई है, 30 जून को हुई है। तो हमने कहा कि सर 30 जून 2019 कितने की। अच्छा अभी तक मैं जनरल बोरिंग पे नहीं गया, अभी तक मैं जनरल बोरिंग पे नहीं गया।
अच्छा भाई, हमने कहा कि अब जब जून पे जाने के लिए, तो आपने कहा कि भाई 4 महीने। ये हमने लिंक गलत लगा दिया था इस पे, लगे सही है। अच्छा भैया, आ गया 4 मंथ्स इनकम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 4 महीने हैं, क्या इसके अंदर कोई इंटरप्शन पीरियड है? नहीं है, यानी बचत है यहाँ पे। अच्छा भाई, अब मैंने कहा आप कब पेमेंट है, ये आ गई थर्ड पेमेंट सर, और ये आ गई भाई August 1, 2019। कितने की? 1 लाख रुपए की। सर अपेरेंटली, इधर देखिएगा प्लीज आप लोग, अपेरेंटली मुझे यहां तक एक बात समझ आई कि मेरे जो स्पेसिफिक लोन के पैसे हैं वो यहां खत्म हो गए। यही वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब मुझे कौन सी बोरिंग चाहिए, जनरल बोरिंग। तो आप हमेशा याद रखिएगा, पहले आपने स्पेसिफिक की वर्किंग करनी है, स्पेसिफिक का इंटरेस्ट निकाल के साइड में कर लो, फिर सरप्लस की वर्किंग करना शुरू करो पेमेंट्स को देख के। वंस योर सरप्लस बैलेंस इज जीरो, आपको पता लग जाएगा कि जनरल से पैसे कब निकाले। बात क्लियर है? तो सर ये जो पूरे 6 लाख रुपए मैंने लिए थे ना, वो 6 लाख रुपए आके August 1 को खत्म हो गए, ऐसा ही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, हमने सर इसमें से अब कितना हो गया, ये 1 महीना, और ये आ गया भाई पीएनएल में, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सर, ये आएगा CWIP से क्या होगा, ये नेट हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा 1 महीना है ना ये तो, सही है भाई। अच्छा अब कब पेमेंट है? ओके जी, तो अब हमने कहा भाई September 30, 2019, हमने कहा सर 2.5 लाख रुपए। अब ये हमारा डेफिसिट हो गया ना जी, ये आ गया हमारा 1 महीना, जुलाई। एक मिनट पहले पहले उसको बता दूं तो बता रहा हूँ। जुलाई में देखो हमने क्या किया, देखो जून के बाद पेमेंट कब हो रही है, जानी अगस्त में हो रही है ना, 100,000 पे 1 महीना। हाँ देखो 300,000 तो यूज हो गए ना। देखो सेकंड पेमेंट कब हुई है, अभी देख लेते हैं, ये रही 30 जून। बात क्लियर है? अच्छा भाई अब इधर देखो, यहाँ आ गया, प्लीज इधर, क्या मैं कह सकता हूं कि इधर तुम लोग बताओगे यार, क्या मैं कह सकता हूं 1 अगस्त से पहले मैं सरप्लस में था, तो सरप्लस फंड्स मुझे इनकम दे रहे थे। अब 1 अगस्त के बाद मैं डेफिसिट में आ गया, पर डेफिसिट में भी तब आया जब मैंने एडिशनल पेमेंट की। तो हमने तो अपनी क्लासेस में यही सीखा, और तुम भी यही अप्रोच बना के चलो कि आपने वापस से स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले स्पेसिफिक की वर्किंग होगी, स्पेसिफिक का इंटरेस्ट निकाल के साइड में कर लेना। मैंने स्पेसिफिक की वर्किंग इसलिए बताया था, ये बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि हो सकता है कि लोन की रीपेमेंट भी हो। आपको ऐसा सवाल करवाया था, इसमें लोन की भी रीपेमेंट थी, तो वो रीपेमेंट भी ऊपर से निकल जाएगी, किसकी, स्पेसिफिक की। फिर आप काम करते हैं सरप्लस पे, आप देखते हैं सरप्लस फंड्स मेरे पास तब तक रहते हैं जब तक पेमेंट्स कर करके वो जीरो ना हो जाए। तो यही तो आपको पता लगता है सरप्लस की वर्किंग में कि जनरल से पैसा कब निकालना है। बात याद आ रही है? कि यही आपको पता लगता है कि जनरल से पैसा कब निकालना है। तो भाई मुझे पता लगा कि मैंने जनरल से पैसा अब निकाला है, तो अब इससे पहले तो कोई इनकम नहीं है, पर अब जो ये पैसा निकाला है इसके ऊपर इनकम नहीं है, ये उल्टा मुझे सूद देना होगा। तो जनरल बोरिंग का रेट दिया हुआ आपको, कितना है जी? तो सर आपने कहा ये 14% इंटू, अच्छा आप पहले मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सितंबर, अक्टूबर, बल्कि नहीं सितंबर तो हो गया, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने, पर वो तो खैर पीएल में जाएगा ना, पर हम कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन के लिए कितने महीने, 2 महीने। चलो 3 महीने निकाल लेते हैं। अच्छा भाई हमने ये कहा, ये आ गए हमारे पास 3 महीने, ऐसा ही है भाई। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं इसमें से,
जो हमारे पास 2 मंथ्स हैं, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ भाई ये क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। और जो इसमें से 1 मंथ है वो कहां चला जाएगा, पीएनएल में। ये आ गया पीएनएल। अच्छा भाई, इसके बाद भी बैलेंस वर्क के मेरा जो लोन है वो ज्यादा हो गया होगा, ऐसा ही है। देखो ये जो आप कह रहे हो ना, ये यहाँ पे 2.5 लाख रुपए आपने अब कब पेमेंट निकाली होगी, 31 दिसंबर को, तो ये आगे तक गया होगा। अच्छा भाई, अब मेरे पास होल एंड सोल वर्किंग आ चुकी है, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने पीपी की कैपिटलाइजेशन निकालनी है। अच्छा भाई, क्या मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्टर की पूरी पेमेंट जो मेरी है, ये 2 3 5 हो गए, 6 12 लाख हो गए। अच्छा भाई, ये आ गया 1.2 मिलियन। अब सर कोई ऐसा तो नहीं है जिसके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि सर आखिरी पेमेंट तो 31 दिसंबर को हो रही है, तो आप कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं भाई। वंस उसने आपको एसेट हैंड ओवर किया तो आप पीपी में डेबिट करके पेबल को क्रेडिट कर देते हैं, पैसे देंगे हम बाद में। और मैंने कैपिटलाइजेशन को रोक देना है कहां पे, 1 दिसंबर को, क्योंकि एसेट क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अच्छा जी, बात समझिएगा, हमने कहा कि यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा भाई, हमने सबसे पहले कहा ये आ गया 40,000, सही है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये था रिलेटिंग टू स्पेसिफिक। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भाई रिलेटिंग टू जनरल। अच्छा, मेरे ख्याल से सिर्फ यही है, यही था ना, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने जो सरप्लस इनकम है, सरप्लस को हमने करना है नेट। अच्छा, तो हमने कहा ये वाला, तो ये 1 महीना क्यों नहीं ले रहे, इंटरप्शन पीरियड है, बात क्लियर है। अच्छा भाई, तो हमने कहा कि ये हमारी, प्लीज सुनिएगा, हमारी सरप्लस इनकम यही है, बाकी सारा पीएनएल का था। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है, ये आ गई भाई बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अगर आपको ये बात समझ आ जाए, ये 40,500 वो अमाउंट है जो आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी थी, जो कि इस पूरे एरर को निकालने के लिए इतनी मेहनत की, कि ये वो अमाउंट है जिस पे पीपी क्या होना चाहिए था, कैपिटलाइज, पीपी टू बी कैपिटलाइज। पहले तो यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, क्लैरिटी है भाई, पक्का कुछ भी है तो पूछ लो भाई, मसले वाली बात नहीं है। सर 40,500 की अमाउंट है जो कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है। अच्छा, अब देखो पूरे सवाल में उसने बोला क्या, रीड करते हैं जाके। सर पूरे सवाल में उसने ये बोला कि भाई जो मैटर हमारी कंसिडरेशन में है वो ये है कि आइडेंटिफाई हुआ है कि कंपनी ने इनकरेक्टली चार्ज किया इंटरेस्ट एंड सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम द लोन, पूरा पीएनएल में। यानी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी पीएनएल में ले गए, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी पीएनएल में। तो सर क्या मैं कह सकता हूं, मैं इतनी लंबी किए बगैर सिर्फ ये देख लूं कि मसला 40,500 का है, मसला कितने का है, 40,500 का है। ये तो बोरिंग कॉस्ट खत्म हुआ, अब यहां से शुरू होता है IS8 एरर। कॉपी करना तो कर लें जी, अगर किसी ने नहीं किया तो।
30 सितंबर वाली कौन सी बात कोमल? 30 सितंबर को हमने और पैसे दिए ना कॉन्ट्रैक्टर को, ये रहे 2.5 लाख रुपए, बट मेरे पास कोई पैसे अवेलेबल ही नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे टेक्निकली जनरल बोरिंग की है। हाँ भाई, इसको आगे लेके चले। अच्छा भाई सर, अब काम कर लेते हैं एरर वर्किंग। आ जाओ जी इधर। अच्छा, क्या एरर वर्किंग खुद कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ? कर रहे हो, जल्दी करो, एरर की वर्किंग करो। मैं यहाँ पे खाली उसको प्लेस कर देता हूँ। 1920 का प्रॉफिट चाहिए भी नहीं ना जानिए हमें, क्योंकि पीएनएल तो सिर्फ 2 साल का बनता है ना। 2021 का कंपैरेटिव आएगा और 2022 का करंट ईयर। तो हमें बेसिकली रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट चाहिए 2020 का। इसमें 2000, अच्छा पहले तो ये देख लो कि 2000 जब 19 की मैं बात कर रहा हूं ना, इधर अगर इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो देखो, मैंने कहा कि भाई मैं बाकी सारी चीजों को साइड में कर दूं, बाकी सब सही हुआ है, मैं सिर्फ एरर की बात कर लेता हूं। क्या ये बात मानते हो कि 40,500 कैपिटलाइज होना चाहिए था? ये एक्सपेंस आउट हो चुका है, ये नेट बेसिस पे है। ये किस बेसिस पे? नेट बेसिस पे, यानी यही वो 40,500 की अमाउंट है जो कि टू बी कैपिटलाइज था, जबकि उसने क्या किया हुआ इसको एक्सपेंस आउट। तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ, एक्सपेंस बुक कितना है। मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम एक्सपेंस तो बुक बहुत ज्यादा हुआ होगा, बट मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे मसला इससे जो गलती है, तो गलती कितने की है? 40,500 की। पर मुझे बताओ इससे रिलेटेड एक्सपेंस बुक होना कितना चाहिए था? 1 महीने का डेप्रिसिएशन। तो मैंने 40,500 को डिवाइड किया 8 से, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, ये तो हो गया पहला साल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 2019 में एरर सही करता तो 2019 में मेरे पास कोई सर इतने से मेरा जो रिटेन अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाता। ऐसा ही है भाई। अच्छा, जब मैं 2020 में आ गया तो 2020 में मुझे पता है कि कोई एक्सपेंस नहीं था, बट हमारे हिसाब से बुक होना चाहिए था। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं सिंपल डिवाइड बाय 8? अच्छा, तो हमने ये कहा कि हमारे पास रिटेन अर्निंग इतने से कम होना चाहिए था, पर क्या मैं कह सकता हूं अब मैं फॉर द ईयर के इम्पैक्ट निकाल रहा हूं। अब मैं किसके इम्पैक्ट निकाल रहा हूं? फॉर द ईयर के। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि भाई अगर हम यहां पे आते तो यहां पे भी कुछ नहीं होता, पर फिर से डेप्रिसिएशन ये होता, और अगर हम 2022 पे आते तब भी सर यही होता। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं
2020 तक के इंपैक्ट देखूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2020 तक कितना रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट होता? 35015। सर समझने की बात यह है कि 35015 ऐसे आता है क्योंकि आप खुद सोचें उसने तो 40,500 का वन टाइम एक्सपेंस बुक किया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं वो 40,500 2020 तक के रिटेन अर्निंग में माइनस हुआ होता, जबकि हमारे हिसाब से सिर्फ 2 सालों का डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। वो क्या बनता है 421.88 और 5062, यानी अगर हम यहां पे भी यूं करके देखें, क्या मैं कह सकता हूं मेरे हिसाब से 2 सालों का एक्सपेंस ये होना चाहिए, ये देख लो मेरे सालों से 2 सालों का एक्सपेंस ये होना चाहिए, जबकि हमने एक्सपेंस कितना बुक किया हुआ आज तक 40,500 का, तो सर कितना ज्यादा बुक किया हुआ है 35, वही आ गया। आप फॉर द ईयर के इंपैक्ट्स निकालें, ऐड करें, आपको एजेड मिल जाएगा। भाई यहां तक क्लैरिटी है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेम चीज पीपी के लिए करूं तो पीपी कैपिटलाइज्ड मैं कह रहा हूं 0, मैं कह रहा हूं टू बी कैपिटलाइज। हाँ भाई ये तुम बताओगे तो देखो पहले, मैं कह रहा हूं पीपी कैपिटलाइज कितना हुआ है 0। सर आपका तो दिमाग चल रहा होगा भाई सर पीपी कैपिटलाइज तो किया हुआ है, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई वो नहीं, मैं सिर्फ एरर की बात कर रहा हूं, लंबी किए बगैर सिर्फ एरर की बात करो कि ये 40,500 क्या कैपिटलाइज हुआ है, नहीं। पर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि 2019 में, 2019 के आखिर में क्या मैं कह सकता हूं दिस माइनस दिस होता? ये बात नहीं समझ आई। देखो मैं कह रहा हूं आप सिंपल चलो ना, मैं कह रहा हूं 40,500 अगर कैपिटलाइज हो भी जाता तो एक साल डेप्रिशिएट भी तो होता, तो सर वो आ गई अमाउंट हमारी। अच्छा अगर मैं आ जाऊं 2020 में, तो क्या कुछ कैपिटलाइज हुआ हुआ इस एरर से रिलेटेड? नो। पर मैं कह रहा हूं कि अगर कैपिटलाइज हो भी जाता तो कितने सालों का डेप्रिसिएशन? 2 सालों का। तो मैं कहता कि मैं इसमें से ये भी माइनस करता 35015, ऐसा ही है आपके सामने आ रहा है। अगर मैं 2021 में आ जाऊं तो सर मुझे एक बात बताओ कितने सालों का डेप्रिसिएशन? 3 सालों का। मैंने कहा भाई ये होना चाहिए था, ये आ गया। अच्छा भाई तो सर अगर मैं इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री बनाऊं 2020 में समझाने के लिए, 2020 में, तो मुझे बताओ मैं पीपी कितने से इंक्रीज करूं 2020 में? 35। अच्छा और मैं कहूं कि भाई मेरा जो रिटेन अर्निंग है एज एट एडजस्टिंग एंट्री 2020 तक की, तो अगर मैंने 2020 तक का रिटेन अर्निंग सही करना है तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे 2020 तक के रिटेन अर्निंग में इतना एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है, तो मैंने रिटेन अर्निंग को इंक्रीज कर दिया, और पीपी इतने से कम हुआ मैंने पीपी को इंक्रीज कर दिया। ये एजेड की एडजस्टमेंट है जो आपके 2020 के पीपी को और रिटेन अर्निंग को क्या करेगी, सही कर देगी। क्लियर है भाई? इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से, इस एडजस्टमेंट को। हाँ पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तीनों। जानिए क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है ये? पूछ ले, हो गया? अच्छा यार मेरी रिकमेंडेशन ये होगी एग्जाम के अंदर कि आप ना होल एंड सोल फिगर्स पे नहीं जाइएगा, डिफरेंशियल पे खेलिएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी उससे। आप देखेंगे भाई मसला क्या है इस सवाल के अंदर, आई बिलीव कि सिर्फ 40,500 का मसला है। आप सिर्फ उस 40,500 को पकड़ के आगे चले, आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती रहेंगी। ऑल टुगेदर बाकी चीजों को आप साइड में रख दें, क्योंकि इसमें मैं चाहता तो मैं ये भी कर सकता था, देखता कि उसने पीपी कितने पे कैपिटलाइज किया होता, तब भी आंसर डिफरेंशियल्स क्या आते,
यही आता है। तो मैंने काम ही किस पे किया, डिफरेंस पे। तो आप इस बात का ख्याल रखना। अच्छा सर, अगर मैं यहां पे एरर नोड बनाऊं तो सर सबसे पहले आपने एरर नोड में लफाजी करनी होती है। तो ताजदार कोई अंग्रेजी बता यहां पे लिखने के लिए, सवाल सही देख के जल्दी से। ये नहीं लिखते कि इट वाज आइडेंटिफाइड, गलत। नहीं 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 नहीं, इन 2019 कंपनी erroneously expense out borrowing costs instead of being capitalized, ऐसा ही है। अच्छा भाई, error has been rectified as follows। आपने बता देना है कि भाई ये जो एरर है हमने कुछ इस तरीके से सही किया है जो कि आपको नीचे बताया गया है। अच्छा भाई, अब हम बताते हैं सबसे पहले इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट, इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट। अच्छा भाई, मेरा करंट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है, 2022। कंपैरेटिव कौन सा है, 21। हम एक और साल ऐड करते हैं, कौन सा, 2020। हमने कहा सर 2020 के अंदर हम ये बताएंगे कि क्या इंपैक्ट है। अच्छा, हम क्या ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन पीपीई है। हाँ भाई, इंक्रीज इन पीपीई कितने से, सर गलती तो 40,500 की थी, तो ये 35015 कैसे है। देखिए, अगर वो गलती एरर सही हो भी जाता तो वो डेप्रिशिएट भी होता। तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ सही कराने के बाद ये बचता। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं रिटेन अर्निंग की, तो सर ये बात समझ आनी चाहिए कि जब उसने 40,500 का एक एक्सपेंस पार किया था तो रिवर्सल 40,500 से होना चाहिए। पर 40,500 से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर वो कैपिटलाइज होता तो डेप्रिशिएट भी होता, तो नेट इंक्रीज कितना होता, 35015। सर अगर हम यहाँ पे 2021 की बात करें तो सर 2021 में आ गया 29, यही है। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तो 40,500 का एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया तो रिवर्सल 40,500 से होना चाहिए या नहीं, पर वो डेप्रिशिएट हो के जो बच जाता वो कम बचता। तो जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाएगा वैसे वैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा। तो पीपी में भी कम आ रहा है, यहाँ पे भी कम आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट है। अच्छा भाई, अब हम बताएंगे इंपैक्ट ऑन पीएनएल। सर इंपैक्ट ऑन पीएनएल के अंदर हम टेक्निकली ये बताएंगे कि भाई इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। सर इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, ये तो सबको मिला के क्यों नहीं बता रहे, फॉर द ईयर है सर। अच्छा भाई, हम कहेंगे इसकी वजह से डिक्रीज इन प्रॉफिट कितने से भाई, 5062। आपने ये प्रेजेंटेशन बतानी है एक बार वर्किंग करने के बाद। सर इसके बाद एरर नोड के बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, क्या इसमें हम लिखेंगे बैलेंस एज एट जनवरी 1 2020, 2 सालों की बनती है ना, या 21 लिखेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे 21 लिखेंगे, 20 21। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, 2021 का जो ओपनिंग है वो ये होगा 1580, ऐसा ही है। पर सर आई बिलीव के इसमें मसला है, इसमें हम करेंगे एरर एडजस्टमेंट। अच्छा भाई, अगर एरर एडजस्टमेंट है तो क्या वो इंक्रीज हो रहा है रिटेन अर्निंग। अच्छा, टेक्निकली टेक्निकली प्लीज समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा 2020 का रिटेन अर्निंग इतने से इंक्रीज होगा, 2020 का मतलब इस साल का ओपनिंग इंक्रीज होगा ना। हमने क्या किया कि भाई हमने यहाँ पे इसको सम कर लिया तो ये आ गया ये अमाउंट। अब अगर मेरे शेयर होल्डर को ये देखना है कि भाई ये क्या है, तो हम उसको बोलेंगे भाई नोट में जाके देख लो, अज्यूम कर लो ये एरर का नोट है, नोट नंबर 8। अजम्पशन यहाँ पे लिख लेते हैं भाई,
ये आ गया, वो जाके यहाँ पे देख लेगा भाई क्या हुआ है, उसको गलती का पता भी लग जाएगा कि भाई क्या एरर हुआ था, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास रीस्टेटेड बैलेंस एज एट जनवरी 1 2021। अच्छा अब हमने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो आई बिलीव कि मुझे यहाँ पे भी रीस्टेटेड लिखना होगा। अच्छा तो क्या इसके अंदर आज तक की गलतियां सही करूँ या 1 साल की? तो आज तक की क्यों नहीं सर? आप ये बोलेंगे ओपनिंग में ओपनिंग तक की सही हो चुकी हैं, बात क्लियर है? अच्छा भाई, तो आपने ये कहा कि अगर मैं देखूं प्रॉफिट 474 ये था, आपके डेप्रिसिएशन की वजह से भाई इतने से प्रॉफिट कम हो गया, यही आ रहा है भाई। अच्छा अगर डिविडेंड वगैरह होता तो वो अपनी चोरेंगियां सेम चलती। ये आ गया भाई हमारे पास 2083953। अगर हमने सही किया है तो मुझे इस अनएडजस्टेड के अंदर जो ओपनिंग था, अगर मैं इसमें आज तक की गलतियां सही करूं तो क्लोजिंग यही बनना चाहिए। हाँ भाई, अगर मैं इस ओपनिंग के अंदर, ओपनिंग क्या था भाई हमारा 1580000, अगर मैंने ये सही एडजस्टमेंट पा की, चेक करने के लिए होता कंट्रोल है, ये भी चेक ही कर रहा हूं मैं कि 1580 जो मैंने रिटेन अर्निंग लिया 2021 का, इसके अंदर अगर मैं आज तक की गलतियां सही करूं, वो कितनी है भाई? ये वाली, ऐसा ही है ना? तो क्या मेरा आंसर एग्जैक्टली क्लोजिंग रिटेन अर्निंग के इक्वल आना चाहिए अगर तो मैंने सही किया है? अच्छा भाई, जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूं, ये से यही उड़ गया भाई। अब देखो ये आ रहा है डिफरेंस 474 का, तो हमने यहां पे शायद 2000 2019 के नहीं, मैंने यहाँ पे एजेड ले लिया ना जानी, 35015 जो है वो तो मैंने एजेड ले लिया ना, ये रहा ना। मैं यही चेक कर रहा हूँ ना कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। 1 मिनट, 35 देखो 35015 आया, सही है, आपने इसको ऐड किया, ये अमाउंट बन गई। एक एक करके, एक एक करके देखो, ये सही है। देखो यूं चेक करने का तरीका ये है, ये देखो, ये देखो 1580 है 2020। प्लीज सुनना यार, इधर देखो मैंने ये कैसे निकाला है प्रॉफिट, इधर जानी बातें नहीं है, 1 मिनट प्लीज इधर देख लो। देखो मैंने ये रिटेन अर्निंग ऐसे निकाला था कि 2054 और 1580, ऐसा ही है। प्लीज सुनना, ये कितना आ गया 474,000। मैंने कहा ये प्रॉफिट है फॉर द ईयर का। बस जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, तो मैंने कहा यही प्रॉफिट है। ये कितना आ रहा है 2054000 और 1580 का डिफरेंस ये आ गया 474,000, ऐसा ही है। नहीं नहीं, डिविडेंड नहीं, पहले सुने मेरी बात को फोकस के साथ, फोकस के साथ जानी, इधर इधर प्लीज फोकस के साथ देखो। मैंने कहा ये ओपनिंग है जानी, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग से क्लोजिंग तक के सफर में हमने कहा था कुछ भी नहीं है तो यही प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने यही डिफरेंस आपको दिया है। सवाल जो चेंज करके दिया यही दिया ना, ताकि मैच करे। मैंने कहा ये आ गया। डिविडेंड तो अभी दिख ही नहीं रहा ना, इसमें है ही नहीं डिविडेंड, सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो डिविडेंड अज्यूम तब करूंगा जब बैलेंस चेंज आ रहा हो। बात क्लियर है? मैं बता देता हूँ डिविडेंड कब आता, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता और प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा आता और फिर क्लोजिंग कम आ रहा होता, तब डिविडेंड होता है। इसमें कोई डिविडेंड की निशानी नहीं है, तो सिंपल सिंपल रखो इसको, आगे लेके चला मैंने कहा कि भाई अगर मैंने अकाउंटिंग सही की है, अगर कोई एरर नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूं कि भाई मैं यहां पे आ गया, मैंने बोला भाई अगर जो मेरा 1580 मुझे गिवन है, इसके अंदर मैं अपने ये रिटेन अर्निंग के एजेड की एडजस्टमेंट मारूं, तो मेरा देखो ये इससे मैच हो गया लॉजिकल वे में, ऐसा ही है। मैंने कहा कि भाई अब इसके बाद मुझे सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट ऐड करना है, उसमें 1 साल की एडजस्टमेंट करनी है, मेरा आंसर मैच हो जाना चाहिए। अगर तो मैंने 1 साल की अकाउंटिंग क्या की है, सही की है, ऐसा ही है। ये चेक करने के लिए मैंने कहा मैं यहां पे आया, मैंने कहा मेरा ये जो प्रॉफिट था 474,000 का, ऐसा ही है, यही इसमें ऐड होना चाहिए ना, ओपनिंग 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 के अंदर ऐड होना चाहिए ना। इस प्रॉफिट को मैंने एडजस्ट किया कितने से जानी,
5062 से, यानी मैंने एक साल प्रॉफिट को और कम कर दिया, क्योंकि ओपनिंग तक मैं सही कर चुका था, ओपनिंग तक मैं सही कर चुका था। तो मैंने कहा देखो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 468973, ये एक साल की एडजस्टमेंट के बाद है ना। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2083,953। अच्छा, अगर मैं मूवमेंट बनाऊं, अगर मैं मूवमेंट बनाऊं तो सर मुझे एक बात पता है कि अगर मैं इस वाली चीज को, ये जो अनएडजस्टेड है, इस वाली चीज को जो ये अनएडजस्टेड है, इसके अंदर ये जो अनएडजस्टेड है, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ, इस अनएडजस्टेड के अंदर अगर मैं यहां पे ये देखूं, ये वाली अमाउंट रखूं, तो मेरा डिफरेंस कितना आता है, 50953, ये याद है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1580 यहां तक के सफर में एक साल का प्रॉफिट है मेरा कितने का, 474,000 का, और इन दोनों का डिफरेंस लूं तो मेरी कितने सालों की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, 19, 20 और 21 की, ये आ रही है 29953। यानी सर टेक्निकली ओपनिंग से लेके क्लोजिंग में आने तक मैंने कितने सालों की एडजस्टमेंट की है, 3 सालों की, और ये 29953 की एडजस्टमेंट आपकी जो प्रूव होती है वो यहां से होती है। यानी सर ये सिंपल एक रिकॉन, एक तरीका है कंट्रोल करने का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो इस बात को समझना। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ओपनिंग ये और क्लोजिंग मेरा क्या गलत वाला है सही वाला है, यानी इधर बातें नहीं यार, इधर देखो, क्या ये ओपनिंग गलत वाला है सही वाला है, ये गलत वाला है, मैंने क्लोजिंग क्या रखा, सही वाला, ऐसा ही है भाई। मैंने कहा ओपनिंग में सिर्फ ये प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ था, ओपनिंग में सिर्फ, तो मैंने कितनी एडजस्टमेंट्स की हैं इसके अंदर, 19 की, 20 की और 21 की, तो 3 एडजस्टमेंट्स पार करूं तो मेरा आंसर किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। भाई बात क्लियर है। और इसको एक और तरीका है सिंपल मूवमेंट बनाने का, एक और तरीका है सिंपल मूवमेंट बनाने का, आप इसके अंदर गलत वाला प्रॉफिट ऐड करें जो कि कितना था आपका 474, और इसके अंदर आप 2 सालों की एडजस्टमेंट पार कर दें, ऐसा है। कितने सालों की एडजस्टमेंट पार की, 2 सालों की। और सर जब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूंगा तो 2083 के इक्वल आ गया। यानी ये कंट्रोल करने का तरीका है भाई, खुदा के वास्ते ये देख के चलना एग्जाम में कि अगर आपने आज तक की एडजस्टमेंट पार की है तो वो ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा भाई, ये तो हो गया हमारा कौन सा ईयर, 2021, और सर हमने कहा ये आ गया 31 दिसंबर पे, यही है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022। अब ये रीस्टेट नहीं हुआ क्योंकि ये अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल ये जो प्रॉफिट है 616,200 का, इसके अंदर कितने की एडजस्टमेंट करूं, 5062 की, बस कम करना है इतने से, तो बाकी पूरी क्यों नहीं कर रहे। आप बोलेंगे सर वो ओपनिंग तक एडजस्ट हो चुकी है, हमने ये किया भाई, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। अब हमने सर इन दोनों को सम किया तो हमारे पास जो ये 2695091 आ रहा है, ये जो है वो पूरा का पूरा एडजस्टेड रिटेन अर्निंग है। कोई मसला जी, ये देख लें भाई, तुम लोगों को भाई इस पर हाथ साफ करना पड़ेगा अपना। आइए शेड के सवालात पे, ये और भी दूंगा मैं तुम्हें, पर सर अगर हम टाइम वेस्ट किए बगैर, चलो ये तो मैंने समझा ही दिया ना, तुम कॉपी कर भी लेना। एक सवाल पे चलते हैं जिसके अंदर हुआ ये था, क्योंकि मैंने कहा था मिक्स स्टैंडर्ड्स होंगे, उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को गलती से पीपी क्लासिफाई कर दिया, और पीपी क्लासिफाई किया तो उसको डेप्रिशिएट भी किया, फेयर वैल्यूएशन भी नहीं की, तो ऑल टुगेदर आपने इंपैक्ट्स लेके उसको सही करना है। मैं अभी 1 मिनट में सवाल दे रहा हूं, जल्दी से उस पर शुरू हो जाए आप। अच्छा पहले मैं उसको सही भी कर लूं, यहाँ पे उसमें भी शायद आई थिंक लिंक गलत लगा हुआ होगा, बल्कि इसमें सही है। क्वेश्चन कौन सा वाला, वो बिल्कुल सोल्यूशन के साथ वो दोनों भेज देता हूँ मैं आपको। पहले ये बताओ ये वाला आ गया जो अभी भेजा मैंने,
आ गया जी। मतीन बना देते हैं पहले ये वाला सवाल। एनपीओ के साथ एरर, यार स्टेटमेंट और चेंजेस इन नेट एसेट्स में आ सकते हैं बट पूछेगा नहीं वो कभी, वो अलग से कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा, बाकी बाकी ये नहीं पूछेगा। ईयर एंड इसके अंदर 31 दिसंबर ही है बिल्कुल, क्योंकि फेयर वैल्यूज इस दिन की दी हुई है ना। जी रेंटल वगैरह सब सही किया होगा बिल्कुल।
जी नहीं, रेंटल इनकम कर चुका है ना, पैसा आया होगा तो क्या किया होगा, इनकम ही बुक की होगी ना, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है ना। देखो इसमें दो मसले, एक तो डेप्रिसिएशन नहीं बुक होना चाहिए और ये फेयर वैल्यू गेन बुक होना चाहिए। नहीं नहीं सॉल्व है। हम्म। हाँ हाँ भाई 2020 में आधे साल का डेप्रिसिएशन लिया है ना, ऐसे ही सलंग चिपका दिया पूरे साल का। नहीं
1312,500 ये अच्छा 1650 अच्छा हम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये गेन आता और यहाँ पे ये लॉस है, ये तो यूं कर लेते हैं। अच्छा भाई इसकी फेयर वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 1.8 मिलियन। ये आ गया फेयर वैल्यू गेन। हाँ भाई कोई 20, 21, 22 की वर्किंग्स ये हैं, यही की है। अच्छा भाई अगर इसकी हम हल्की सी ब्रीफिंग देखें तो मुझे एक बात पता है कि उसने पीपी को कैपिटलाइज किया, 6 महीने डेप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं बुक होना चाहिए, तो नहीं बुक होना चाहिए इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव रखा ताकि उसका पीएनएल का इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखे, ताकि इनकम कन्वर्ट होगी वो। और मैंने कहा कि भाई पीपी डेप्रिसिएशन के बाद इतने का बच गया होता 2020 के आखिर में, और मैंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1.5 मिलियन से 1750 पे आती, तो मेरा टेक्निकली सिर्फ 2.5 लाख रुपए का एक फेयर वैल्यू गेन होना चाहिए था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, तो हमने ये बुक कर लिया। हमने कहा कि भाई अगर मैं पीएनएल का इम्पैक्ट देखूं 1 साल का तो वो ये 2020 का। अच्छा मैं अगले साल का देखूं तो ये, और मैं एजेड का देखूं तो 337,500, ऐसा ही है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई लॉजिकली, तो मेरा देख के बताना, लॉजिकली मेरे पास सिर्फ नेट फेयर वैल्यू गेन होना चाहिए था, और वो नेट फेयर वैल्यू गेन होना चाहिए था 150 का आज तक, जबकि आज तक सिर्फ क्या बुक हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि एक तो ये गेन बुक नहीं हुआ, दूसरा ये फेयर वैल्यू गेन नहीं बुक हुआ, तो दोनों का सम कितना आ गया 337,500, जस्ट टू प्रूव कि भाई ये इस तरीके से मंतक है इसके पीछे। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये गलतियां आप 2021 के आखिर में सही करते तो आप बोलते 2021 के आखिर तक 2 सालों का डेप्रिसिएशन है और 2 सालों का गेन बुक नहीं हुआ, तो हमने कहा 2 सालों का डेप्रिसिएशन भी रिवर्स होगा और 2 सालों का गेन भी बुक होगा, तो कुल मिला के 337,500 बुक होगा। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा भाई फिर हमने ये कहा अगर मैं 2023 में आ जाऊं तो 2023 में फिर डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, ऐसा ही है। और सर हमारी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है 1.9 मिलियन। हमने कहा सर ये सेम रहा होगा और हमारे पास 1 लाख का गेन आ गया होगा। अच्छा पर हमें अगर यहां तक का सम चाहिए तो हम बोलेंगे कि भाई ये सब है, बिल्कुल सही, और हमें यहां तक का चाहिए तो 837, और ऐसे वर्किंग्स हैं आपकी। अच्छा भाई अब सर हम आराम से बना सकते हैं, एरर नोट ना, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, एरर है ये, सही है। अच्छा भाई इन 2020 कंपनी erroneously capitalize investment property as PP. Related errors
has been rectified and impacts of which are as follows. अच्छा भाई, सबसे पहले किस पे इंपैक्ट बताएंगे जानी? इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट बताएंगे। अच्छा सर, हमारा लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है? 2023। तो मैं मैक्सिमम जाऊंगा 22 और 21 पे। ये आपने बखूबी याद रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे लगता है कि यहां पे होगा डिक्रीज इन पीपी। ऐसा ही है भाई? हमने कहा डिक्रीज इन पीपी 2021 में ये होता। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कितने से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाती? 1650 पे भाई, जितने से रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो आ गई। फिर मैंने कहा कि सर इंक्रीज इन कितने से? 337,500। हमने कहा कि भाई ये हमारे पास पीपी इतने से कम हो जाता, आईपी इतने से बढ़ जाती, और हमारे पास ये आ जाता रिटेनिंग। क्लियर है? अच्छा भाई 2022 में सर, अगर 2022 में ये गलतियां सही करता तो मेरा पीपी कितने से कम होता? 1187500 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से आती? 1.8 मिलियन से। और रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट 612500। और फिर हमने कहा कि सर अब हम बता देंगे इंपैक्ट ऑन पीएनएल। अच्छा, इंपैक्ट ऑन पीएनएल में हमने कहा फेयर वैल्यू गेन, यहां पे लिखते हैं भाई इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन। फेयर वैल्यू गेन कितने से इंक्रीज होता? सिर्फ और सिर्फ 2022 में इतने से। ऐसा ही है? तो पिछला क्यों नहीं सही कर रहा है? बहुत सही है, वेरी गुड यार। अच्छा भाई, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। सर डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन को पॉजिटिव ही दिखाएं। वेरी गुड, हमने यहां पे लिख दिया भाई ओवरऑल इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय ₹275,000। यही है भाई? अच्छा भाई, अब हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा हमने कहा सर बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2022 आएगा। अच्छा जनवरी 1, 2022 पे सर हमारा बैलेंस जो रिपोर्टेड है वो ये है। सर हमने कहा इसके अंदर आएगी एरर एडजस्टमेंट। सर इसमें हमारे पास रिटेन अर्निंग यहां तक की सही होनी चाहिए। सर हमने कहा ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास रीस्टेटेड बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2022। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 रीस्टेटेड। अच्छा भाई प्रॉफिट कितना गिवन है? पर सर आई थिंक इसमें फॉर द ईयर की ये एडजस्टमेंट आएगी। वेरी गुड सर, हमारे पास ये आ गया हमारे पास रीस्टेटेड बैलेंस एज एट दिसंबर 31, 2022। अगर हमें ये चेक करना है हमने आज तक सही किया तो आप इसके अंदर ये गलत वाला प्रॉफिट ऐड करें। ये आ गई आपके पास गलत वाली रिटेन अर्निंग 2313। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये जो रिटेन अर्निंग आई है ये ओपनिंग जो गलत वाला था मेरा, ऐसा ही है। इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? बल्कि प्रॉफिट भी गलत वाला ऐड करो, ये वाला। तो मेरे पास जो रिटेन अर्निंग आ गई 2038, ये वाली। सर अगर इसके अंदर मैं आज तक के एरर क्या करूं, सही कर दूं, यही है ना भाई, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। तो मेरे पास आ गया 2650। तो हमने कहा ये आ गया मेरे पास क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट, यही हुई है यहाँ पे। अच्छा भाई अब मुझे बताओ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023।
23, इसमें कोई रीस्टेटेड लिखना है? अच्छा, बस फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग हमने कहा ये भी तो गलत है। इसके अंदर जो फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट है हमारी 225,000 है। अच्छा, इसको हम एरर नोट में नहीं दिखाते क्योंकि ये गलती अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। हमने कहा सर ये आ गया जी 3487251, यही है। अच्छा, कितने लोगों से ये एरर टैकल हो गया था? गुड है यार, बेहतरीन। अब देखो, फिर मैं कह रहा हूं आपने डिफरेंसेस पे काम करना है और आपने हर एक, देखो एक आईएएस 8 के सवाल को सॉल्व करने की एक टेक्निक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आईएएस 8 के सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक ये है, जो जो अकाउंट हिट हुए ना आप उनकी वर्किंग करेंगे। इस सवाल में जो मैंने अभी करवाया इसमें कितने अकाउंट हिट हुए थे? एक तो नहीं, मैं अगर मैं वैसे कहूं ना 4, डेप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू, पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 4 अकाउंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि भाई अब 4 के 4 अकाउंट्स की वर्किंग करना। इससे पहले वाले सवाल में कितने अकाउंट हिट हुए थे? पीपी और डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। नहीं, वो तो उसका इंपैक्ट निकलता है ना। पर क्या ये बात समझ आ रही है कि आपने ये देखना है, ये मद्देनजर रखना है कि आपके जितने अकाउंट हिट हुए हैं आपने उसकी वर्किंग करनी है। अगर आप उसकी वर्किंग करेंगे आपको इंपैक्ट खुद समझ आएंगे। अच्छा भाई, अब ऑनवर्ड्स के लिए एक ये चीज कर लो, मुझे ये बता दो कि भाई ये तो मैंने दे दिया तुम्हें सवाल। अब देखो, अब तो तुम्हारे ट्रैवलिंग टाइम सेव करो, मुझे यहाँ बुला के करवाने मसला नहीं है, अगला सैटरडे संडे वो भी करा दूंगा प्रैक्टिस में, मसला नहीं है। या तो ये करो कि भाई मुझे जो तुम्हें मुश्किल लगता है ना उसका मुझे बोलो कि सर इसका सवाल आप हमें दें और फिर वीडियो सोल्यूशन दें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन के कल भी आ जाओ, कल आ जाओगे? पक्की बात है? चलो जी, मसला नहीं है, कल भी क्लास लगा लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अप टू यू, मैं बुला लूंगा प्रैक्टिस के लिए, मुझे सवाल देने में कोई मसला नहीं है। सही है जी, कल आ जाओ, मसला नहीं है। यहाँ पे बात ही खत्म कर दी तुम लोगों ने, ऑप्शन दूसरा दे ही नहीं सकता मैं फिर। चलो ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज। बताता हूँ, आज ही बता दूंगा जी। हाँ, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ बोला नहीं है ना। देखो, अगर कैश आया होगा तो डेफिनेटली इनकम तो बुक ही की होगी ना, सही है। वो भी कहा था, चलो।